हेलो बच्चों, देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या श्रोडिंगर वेव मॉडल के अंदर हम क्वांटम नंबर्स पढ़ चुके थे। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने बाकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक दो पॉइंट्स अभी बाकी हैं, जैसे आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जैसे कैटायन में तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। तो इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से रिमूव करने होते हैं। इसमें खासकर बात यह है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ns एंड देन n-1d। इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट रिमूव्ड from ns and then from n-1d। आखिरी वाले ns से इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव करने हैं, उसके बाद फिर n-1d से रिमूव करने हैं, क्योंकि लास्ट में जो ns इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर जेड इफेक्टिव कम होता है, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम होने की वजह से s से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होते हैं इन कंपैरिजन टू n-1d इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, जो nth शेल बोलते हैं हम सबसे आखिरी वाले को, उसे बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। उससे जस्ट अंदर वाले शेल का नाम होता है, ये नाम याद भी रखना, पेनल्टीमेट शेल। उससे भी n-2, उससे भी अंदर वाला जो शेल होता है इनर से और इनर वाला, उसे बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो एंटी पेनल्टीमेट शेल, आउटर मोस्ट शेल, इस तरीके से बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डी ब्लॉक में जब कैटायंस बना रहे हैं हम, तो पहले आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे s वालों से, उसके बाद पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल से सब शेल को रिमूव किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द 3 लॉज, पॉलीज, ऑफ-बाउ एंड हंट्स रूल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एनायन में कोई इशू नहीं है। एनायंस में इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड in accordance of the 3 rules। कौन से 3 रूल्स? पॉली, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो वो, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करना तो ऐसा हुआ जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना हायर एलिमेंट का, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो यू हैव टू ऐड अकॉर्डिंग टू द पॉली, ऑफ-बाउ एंड हंट्स रूल। इनके हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। जैसे मैं एक दो एग्जांपल लेके बताता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आएंगे। पहले पूरी बात नोट करो। जैसे एग्जांपल लें, मान लो सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होता है ना। तो ऑब्वियसली अगर मैं सोडियम आयन बनाऊंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 11 ही थे, 10 रह जाएंगे। अब प्रोटॉन उतने ही हैं 11, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा रिमूव होगा? अब सबसे बाहर वाला, क्योंकि उस पर जेड इफेक्टिव सबसे कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो रिमूव आसानी से यही वाला होगा। तो 2s2 2p6, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं। 3s वाला ऑर्बिटल तो है बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। सो लाइक दिस। और एग्जांपल जैसे आयरन होता है, आप समझते हो 26, ये एटॉमिक नंबर है, तो आर्गन 3d6 4s2। आप इसको बॉक्स डायग्राम में भी डाल सकते हो ऐसे। 3d
एंड दिस इज 4s। 1 2 3 4 5 और एक ये 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही तो कॉन्फ़िगरेशन था। साफ दिखाई पड़ता है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनकी भी जरूरत पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो आपने फेरस आयन, आप जानते हो आयरन के 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, फेरस एंड फेरिक। तो फेरस आयन है, तो फेरस आयन में आर्गन। तो बताओ पहले कौन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे? s वाले रिमूव करने हैं, d वाले उसके बाद जरूरत पड़ने पर क्या हो जाएगा? आर्गन 3d6 4s 0। और इसको आप बॉक्स डायग्राम में बनाओ तो ऐसे बनाओगे। डी वाले तो जो के त्यों ही हैं और यहाँ खाली हो गया ये 4s, ये 3d था। बट आप जब फेरिक बनाओगे, अब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं विद रेस्पेक्ट टू द न्यूट्रल एटम, तो 2 तो रिमूव होंगे s से और एक और जाएगा d से। तो d से रिमूव करना है तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी? अब 3d5 4s 0। इसको बॉक्स डायग्राम रखोगे तो हंस रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चों को थोड़ा ध्यान नहीं रहता, वो इलेक्ट्रॉन ये वाला रिमूव कर दें ना, ये वाला जो पेयर था वो रिमूव करना है ताकि हंस रूल फॉलोड रहे कि पेयरिंग जब हो जब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल में जा चुका हो ऑफ सिमिलर स्पिन। ये था, और 4s तो खाली है ही। तो बच्चों ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फेरिक आयन इज लाइक दिस। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई पूछे कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर प्रेजेंट इन फेरिक आयन, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एनायंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा आसान होता है। जैसे मान लो फ्लोरीन है 9, एटॉमिक नंबर 9 है, तो क्या बोलोगे? 1s2 2s2 2p5, ये हुआ। फ्लोराइड आयन बड़ा कॉमनली बनता है। इलेक्ट्रॉन तो 9 थे, एक और आ गया, 10 हो गए, तो 1s2 2s2 2p6। सो लाइक दैट एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो p में जगह खाली है, p में ही भरेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स सिमिलर टू लाइक नोबल गैसेज, नियॉन जैसा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज़ें हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। उसमें 1-2 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। जैसे एक टर्म होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। किसी सिस्टम का या एटम का या उसके आयन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करें, और पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे बताएं। तो लिखो मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स और आयंस, मैग्नेटिक नेचर ऑफ स्पीशीज। पहले ये पूरी बात नोट करो। मैग्नेटिक नेचर ऑफ स्पीशीज, मैग्नेटिक नेचर के रेस्पेक्ट में 2 तरह के हम डिवीजन करते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक काम करो यहीं पे लिख देंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वैसा तो सब्सटेंस और भी कई तरह के होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सॉलिड्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बट हमें 2 ही पढ़ने होते हैं यहाँ पर, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं विच हैव 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ दे आर weakly repelled under magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में एक तो वीकली रिपेल्ड होते हैं और उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, दे हैव 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, पैरामैग्नेटिक हैव 1 or more अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। साथ ही साथ वीकली अट्रैक्टेड, रिपेल्ड नहीं, अट्रैक्टेड, वीकली अट्रैक्टेड अंडर मैग्नेटिक फील्ड।
ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका मतलब स्पिन मैग्नेटिक, आप कोई सब्सटेंस अगर पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है वो तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे, जस्ट फाइंड आउट हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अगर 0 है तो डायमैग्नेटिक, और एक या उससे ज़्यादा है तो पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। उसको मेजर करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं इसको, ऑफ स्पीशीज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, x इंटू एक्स प्लस 2 BM, बोहर मैग्नेटॉन। BM मतलब ये BM एक यूनिट है, BM 1 BM इज इक्वल टू बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन इसे ऐसे बोलते हैं, BM बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे होता है, E एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, H एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, 4 पाई तो कांस्टेंट है ही, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब ये अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो उसको एक यूनिट बना दिया BM बोहर मैग्नेटॉन। बोहर नाम से तो बहुत सारी चीज़ें हैं, where X is number of unpaired electrons, where N is number of unpaired electrons। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उससे आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। अक्सर क्वेश्चन से पूछा जाता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये था मैग्नेटिक नेचर ऑफ द स्पीशीज। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स एंड दीज मैग्नेटिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। नोट करो पूरी बात। मान लो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाएं कि फाइंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट of chromium 3+ ion, बस ये पूछ ली, एंड इट्स मैग्नेटिक नेचर, एंड कमेंट अबाउट एक तो मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताओ कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। दूसरा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताओ क्रोमियम 3+ आयन का। करो सॉल्व। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, पहले क्रोमियम तो लिखो। तो क्रोमियम 24 एक्सेप्शनल केस था, अक्सर पूछा जाता है। तो क्या था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d5 4s1। ये था कॉन्फ़िगरेशन। याद पड़ रहा है आपको? हालांकि आप 4s को पहले भी लिख सकते हो, 3d को बाद में भी लिख सकते हो। मैंने बताया भी था आपको, अप टू यू। मैं ये प्रीफर करता हूँ कि जब कैटायन बनाए तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकाल ले, फिर जरूरत पड़ने पर 3d से निकाल ले। बट हमें क्रोमियम 3+ के बारे में पूछ रहे हैं। क्रोमियम कैटायन 3+ के बारे में जो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो पहला कौन सा जाएगा? पहला तो ये निकला 4s वाला। उसके बाद d से 2 और जाएंगे, तो फिर क्या बना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d3 4s0 हो चुका है। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। इनफैक्ट यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 6 2 8 2 10 2 12 6 18। तो ये तो आर्गन ही तो है। बढ़ चुके हैं हम। प्रीवियस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, फिर 3d3 एंड 4s0। अब d को लिखोगे आप 5 ऑर्बिटल्स में अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो हुंस रूल फॉलो करना पड़ेगा। तीनों में एक इलेक्ट्रॉन भरोगे और वो भी सिमिलर स्पिन वाले। 4s खाली पड़ा, तो इसका मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, तो x की वैल्यू 3। देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट μs, उस फॉर्मूले में μs भी लिख देना। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्पीशीज μs, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू लगा दिया।
एस मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 2। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 और 2 5 BM बोर मैग्नेटॉन, 5 3 15 रूट 15 बोर मैग्नेटॉन। इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हो गई। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी लेते हैं यहाँ पर। कई बार ये ऐसे पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। Which electronic configuration of an element is not possible? जैसे A, N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 2 और M की वैल्यू -1 और S इज इक्वल टू +½ B, मान लो N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1, M की वैल्यू -1, S की वैल्यू -½ N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 1, S की वैल्यू +½ N की वैल्यू 5, L की वैल्यू 4, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 और S की वैल्यू -½ आपसे इस तरह के सवाल तो कई बार बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो भी पूछे जाते थे। अब तो खैर ये सब क्वेश्चन बड़े आसान लगते हैं, आसान भले लगते हैं मगर सही सॉल्व करोगे नंबर तो जब भी मिलेंगे ना। तो विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल। आप जरा लिखो, पानी पियो एक मिनट। हाँ भाई, बोलो कौन सा आंसर। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल। n इज इक्वल टू 4 तो l की वैल्यू 0 से लेकर के n-1, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज m इज इक्वल टू -1 पॉसिबल है, s की वैल्यू हाफ, पहला तो ठीक है। नॉट पॉसिबल पूछ रहे हैं। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू b ऑप्शन, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 पॉसिबल है, m-1 पॉसिबल है। सी वाला n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, हाँ यही इम्पॉसिबल है। क्यों? l की वैल्यू 0 है तो m जो है केवल 0 हो सकता है, +1 पॉसिबल नहीं है। यही गड़बड़ है। इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। अच्छा, डी वाला 5वां शेल है, l की वैल्यू 4 है, हाँ 5वें शेल में f ऑर्बिटल हो सकता है, f सब शेल हो सकता है। l की वैल्यू 4 का मतलब f सब शेल। m की वैल्यू -3 हो सकती है, s की वैल्यू -½ हो सकती है। s की वैल्यू तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए +½ -½ कुछ भी हो सकती है। गॉट इट। और एक क्वेश्चन लेते हैं, नोट करो पूरी बात। मान लो ऐसे पूछें, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मॉडुलस m इज इक्वल टू 1। मतलब m की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती हैं। आपको मॉडुलस m की वैल्यू मतलब 1 वाली वैल्यू जो है मॉडुलस m की, हैविंग दिस इन क्रोमियम एटम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब कोई एक्साइटेशन नहीं किया, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करवाया आपने, सबसे स्टेबल स्टेट में जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे पढ़े हैं सब ग्राउंड स्टेट में तो हैं। एक बार आप खुद ही सॉल्व करो, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना। आपको हर ऑर्बिटल के लिए आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्वांटम नंबर्स, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व। डू इट, सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ भाई, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मॉड m इज इक्वल टू 1 इन क्रोमियम एटम इन द ग्राउंड स्टेट। जरा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन तो लिखो। 24 अभी लिखा भी था वैसे, 1s2 फुल लिखना पड़ेगा, कंडेंस्ड फॉर्म मत लिखना, मतलब आर्गन करके। क्यों? हमें तो सबके लिए और चेक करना है ना। 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d5, 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक,
गिन भी लो, 6 और 2 8, 2 10, 2 12, 6 18 और 5 23 और 1 24। सब बच्चों के अपने अपने तरीके होते हैं। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन क्रोमियम एटम हैविंग मॉड m इज इक्वल टू 1। तो मॉड m इज इक्वल टू 1 कह रहे हैं, तो m की वैल्यू हमें -1 और +1 दोनों ही लेनी पड़ेंगी, बस ये वैल्यू लेनी है। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ तो देखो L की वैल्यू 0 है और M L पे डिपेंड करता है तो 0 है। S वाला कोई भी नहीं चलेगा, S वाले तो रूल्ड आउट, गायब। समझ गए क्यों? क्योंकि वहाँ तो M की वैल्यू 0 है। क्वांटम नंबर का आइडिया रखें जरा। P पर आओ, P पर L की वैल्यू 1 होती है तो M की वैल्यू -1 0 +1 होती है। और देखो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 के 6 भरे हुए हैं 3 ऑर्बिटल्स में। इसका मतलब -1 वाले और +1 वाले लेने, 0 वाले छोड़ दो। तो इनमें से 3 में से कोई एक -1 वाला होगा, कोई 0 वाला होगा, कोई प्लस वाला होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें से 4। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मॉड m इज इक्वल टू 1। चलो ठीक है, यहां भी साफ दिखाई पड़ता है कि L की वैल्यू अगर 1 है तो M की वैल्यू -1 0 +1 होगी। हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए, राइट। और यहाँ ना D में L की वैल्यू 2 होती है और L की वैल्यू 2 है, तो बताओ M की वैल्यू कितनी हो गई? -2 -1 0 +1 +2। हमें ये वाली वैल्यू चाहिए बस, -1 एंड +1। अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए होंगे, ऐसे ही भरे हुए होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ -1 और +1 वाली जो वैल्यूज होंगी, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया कि -1 और +1 को करस्पॉन्डिंग कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन मतलब चलो यही वाला मान लो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मान लो। तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके लिए M की वैल्यू किसी के लिए -1 और दूसरे के लिए +1 होगी। S में है ही नहीं, तो आंसर कितना हो गया? 4 4 8 और 2 10। आंसर इज 10। दैट्स इट। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बस आप सॉल्व कर लो, मैंने तरीका बता दिया आपको। और एक क्वेश्चन चलो पूछ लें। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग N + L, बल्कि L ऐसे कर दो, L + M इज इक्वल टू 0 इन क्रोमियम एटम में ही पूछ लो। चलो ग्राउंड स्टेट में कुछ ना बोल रहे तो ग्राउंड स्टेट ही बोलेंगे। इस बार आप सॉल्व के बताइए क्या आंसर आया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जिनमें L + M की वैल्यू 0 है इन क्रोमियम एटम? डू इट। हाँ, वापस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना ही पड़ेगा आपको। लिखो क्रोमियम 24 ऊपर लिखा ही था, वैसे एक बार फुल लिखना चाहिए ऐसे में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1। कॉन्फ़िगरेशन जरूर करेक्टली चेक कर लें। एक्सेप्शनल केस है इसलिए बार बार बता रहा हूँ। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद हो ही जाएगा। क्रोमियम एंड कॉपर, एक्सेप्शंस तो कई सारे होते हैं बट दीज 2 एक्सेप्शंस आर नोटेबल। जरा देखना L + M 0, अब तो लेना पड़ेगा L = 0 M = 0। S वाले तो सारे ही आ गए, 0 M = 0। यस यस, यहाँ L = 1 तो M की वैल्यू -1 0 +1। ये वाले कॉम्बिनेशन वाले ले लेंगे हम। देख लो L + M यहाँ भी 0 हो सकता है। कब? L 1 लो और M -1 वाला ले लो, तो इसका मतलब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। ऐसे ही ये वाले भी आएंगे, इसमें से भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। और यहां देखना L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 ये होंगी। ये वाला कॉम्बिनेशन चूज करो। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं? ये L की वैल्यू 2 और M = -2 लो तो कॉम्बिनेशन में L + M 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इस कॉम्बिनेशन में एक ही इलेक्ट्रॉन आ पाएगा तो एक और S वाले भी आएंगे ही आएंगे। तो इसका मतलब S वाले तो सारे आ गए क्योंकि L + M 0 चाहिए था। P वाले में एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आ गया तो कितने हो गए? आंसर कितना हो गया बताओ?
2 4 और 2 6, 2 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12, यही आंसर है। तो बच्चों ये थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैटायंस के कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखने हैं, एनायन कैसे लिखने हैं, सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बतला दिए। यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। वो थोड़ा ट्रबलसम पार्ट है, बट मैं सिखाऊंगा, सब सिखा दूंगा आपको। आपको वैसे क्वेश्चन कोई ना बचेगा, सारे सॉल्व हो जाएंगे आपसे। हालांकि उसके बैकग्राउंड की थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है, वो कोई मुश्किल बात नहीं होती। चलो उस पोर्शन को भी लेते हैं, पूरी बात एक बार नोट करो, नोट इट डाउन। हाँ भाई बच्चों, बात करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन, हमने सिंबल यूज किया था साई। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये हमने यूज किया था साई स्क्वायर। नहीं अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसके बाद में बात करेंगे। हमने एक बात कही थी, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिखो चाहे तो मत लिखो। डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस क्या था वो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। कई बार ये सेकंड डबल डिफरेंशियल है, पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। साई जो है वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअली फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब साई एक वेव फंक्शन है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे में अगर कई सारे चीज़ों पर डिपेंड कर रहा हो तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट डेरिवेटिव यूज़ नहीं करते। हम डी साई अपॉन डी एक्स इस्तेमाल नहीं करते, डेल साई ओवर डेल एक्स इस्तेमाल करते हैं। डेल साई ओवर डेल एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव, और ये डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव है। जैसे डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप लिखते हो सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे ये सेकंड डेरिवेटिव है। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस साई ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, वेर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं हम डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर। सब कुछ अनइम्पॉर्टेंट है, जब इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा। इसे रीड करते हैं रेड एज डेल स्क्वायर्ड, इसे बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। डेल स्क्वायर इज कॉल्ड लैप्लासियन ऑपरेटर। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, गुणा भाग करना भी तो ऑपरेशन ही है ना, तो गुणा करना मैथमेटिकल ऑपरेटर, भाग करना डिवाइड करना मैथमेटिकल ऑपरेटर, डिफरेंशिएट करना मैथमेटिकल ऑपरेटर, डबल डिफरेंशिएट करना मैथमेटिकल ऑपरेटर, एंड दिस इज कॉल्ड लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, व्हाट इज साई? साई सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई जेड तो कोऑर्डिनेट्स हैं। साई के हमने कहा भी था, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। और वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन है कि इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन है। अब एक बात तो क्लियर थी, हाइजेनबर्ग साहब ने ये बात कह रखी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन के ट्रैजेक्टरी को, मूविंग इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी या पाथ हम डिटरमिन नहीं कर सकते। वी कैन ओनली डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो क्या स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग क्या था? वी कैन नॉट डिटरमिन पाथ और ट्रैजेक्टरी ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल
लाइक इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए हम उसकी ट्रेजेक्ट्री या पाथ डिसाइड नहीं कर सकते। वी कैन ओनली डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। यहां लिख लो, यहां वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन around nucleus in a given volume। हम केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस फाइंड आउट कर सकते हैं इन द गिवन वॉल्यूम, बट एग्जैक्ट उसकी लोकेशन नहीं बता सकते, पाथ नहीं बता सकते। इसी के बेसिस पर एक टर्म डिफाइन किया गया, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, अगली स्क्रीन पर चलते हैं, एक बार लिखो। तो उसी के बेसिस पर एक टर्म डिफाइन किया गया, ऑर्बिटल। ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट तो वो बोहर वाली ऑर्बिट थी, सर्कुलर ऑर्बिट, गोल चक्कर काटना, दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट। ये है ऑर्बिटल। इट इज द रीजन ऑफ स्पेस, 3D रीजन ऑफ स्पेस around nucleus. It is the region of space around nucleus where probability of finding electron is high, 90 to 95%। ये वो रीजन ऑफ स्पेस है, ऑफ कोर्स 3D रीजन ऑफ स्पेस, 3D, 3 डायमेंशनल। तो ऑर्बिटल जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। बोहर ने जो ऑर्बिट कहा था, गोल चक्कर, वो तो 2D है ना, चक्कर तो मतलब सर्किल हो गया, और ये कुछ स्फेरिकल या और 3D स्पेस में अलग अलग शेप होती हैं ऑर्बिटल की। अभी तक हमने शेप ऑफ द ऑर्बिटल की बात नहीं की, वो करेंगे क्योंकि हमें नोड्स डिफाइन करने हैं, रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड्स। तो इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हाई, इसे बोलते हैं हम ऑर्बिटल। अब जैसे बात की थी, साई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखेंगे, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। साई में बी पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर एन ऑर्बिटल डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर कहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, साई की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, बट उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। बट साई स्क्वायर कहलाता है, साई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज probability of finding electron per unit volume। ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो साई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम ये साई स्क्वायर, तो साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, साई का कोई नहीं। साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो जहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा होगी वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से ऑर्बिटल इज द रीजन ऑफ स्पेस ऑर्बिटल इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस where psi square values are high,
मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ हाई है उस रीजन को कलेक्ट कर लिया गया, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल इज द रीजन ऑफ स्पेस वेयर अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द साई स्क्वायर वैल्यूज आर हाई। साई स्क्वायर जहाँ हाई है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से डिफाइन होता है साई स्क्वायर। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमने ये लिखी, कौन सी वाली, ये वाली, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है एक्स वाई जेड में, बट ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। हम नहीं करेंगे, वो हमारे लेवल से ऊपर की बात है, हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये भी नहीं चाहिए। बट फिर भी ये चूँकि एनसीईआरटी में लिखी हुई है, किसी दिन 4 ऑप्शन आ जाएं और कह दें कि बताओ श्रोडिंगर ने जो मैथमेटिकल इक्वेशन 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए फाइंड आउट की थी फॉर द मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तो बतलाइए जरा कि कौन सी इक्वेशन सही है। पता चला यहाँ 8 की जगह 4 कर दें, यहाँ एच स्क्वायर की जगह एच कर दें, यहाँ वी माइनस ई कर दें और 4 ऑप्शन दे दें, तो फिर माथा पीटना पड़ेगा। भाई यार ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से पढ़ लेते तो कम से कम हो जाता। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसलिए कम से कम एनसीईआरटी में जो बात लिखी हुई है वो तो हमें अच्छे से याद करनी और पढ़नी चाहिए। तो कहने का मतलब ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में थी। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इट बिकम्स ईजियर टू सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑन एन एटम। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ऑन एन एटम तो हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, पढ़ चुके हैं ये बात हम, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। नॉट ओनली दैट, जब सॉल्व करते हैं साई को तो साई की जो वैल्यूज आती हैं वो r थीटा फाई पे डिपेंड करती हैं, विच कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू द 2 पार्ट्स विच वन डिपेंड्स ऑन r अनदर डिपेंड्स ऑन थीटा फाई। इस बात को लिखेंगे। सर क्या क्या बोल रहे हो, आ जाएगा समझ में, और नहीं भी आ रहा तो टेंशन मत लो, क्या इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बताऊंगा, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या, व्हेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व्ड values of psi depending upon r theta phi can be factorized, इसको फैक्टर कर सकते हैं हम, कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। कट तो नहीं गया, जरा एक बार चेक कर लें जरा। नहीं आ गया, मैं जरा पानी और पीऊं। तो when Schrodinger wave equation is solved, the values of psi depending upon r theta phi can be factorized into the 2 parts, radial part and angular part। कैसे? ऐसे कि जो psi की वैल्यू आई which is a function of r theta phi, r क्या था, रेडियल फंक्शन, रेडियल डिस्टेंस, थीटा क्या था, पोलर एंगल, फाई क्या था, एजीमुथल एंगल। इसको 2 भाग में आप फैक्टराइज कर सकते हो, साई आर इंटू साई थीटा फाई। ये क्या था, व्हाट इज साई, वेव फंक्शन। अब ध्यान से सुनना पूरी बात, ये वेव फंक्शन था, इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया। ये साई आर क्या कहलाएगा, रेडियल वेव फंक्शन। और ये साई थीटा फाई क्या कहलाएगा, एंगुलर वेव फंक्शन। तो आर थीटा फाई वाले जो टर्म्स हुए हैं उन्हें 2 भागों में फैक्टराइज कर सकते हैं, जो केवल रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड रेडियल वेव फंक्शन। और साई आर थीटा फाई कहलाता है एंगुलर वेव फंक्शन। इसे एंगुलर वेव फंक्शन बोलेंगे, एंगुलर पार्ट, रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट। बट आप तो ये भी जानते हो, इसको साई स्क्वायर के टर्म्स में लिखो तो कैसे लिखोगे, साई स्क्वायर आर थीटा फाई, तो भी स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साई आर स्क्वायर इंटू साई थीटा फाई स्क्वायर। ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी।
अभी पढ़ाई था हमने, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन पर यूनिट वॉल्यूम, ये कहलाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये कहलाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड दिस इज कॉल्ड एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इस तरीके से ये डिफाइन करते हैं हम। तो साई आर स्क्वायर साई थीटा फाई स्क्वायर, ये केवल आर पे डिपेंडेंट होगा, ये फंक्शन ऑफ आर है और ये फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई है। थीटा एंड फाई आर एंगुलर पार्ट, इसलिए इसी के बेसिस पर दो तरह के नोड भी डिफाइन किए जाते हैं। नोड कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो फंक्शन हो गए, तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया, नहीं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हाँ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया। ऐसी एक टर्म हम यूज़ करते हैं नोड। नोड क्या होता है, व्हाट इज नोड? Node is a plane or surface where the probability of finding electron is zero. It is a plane or surface where probability of finding electron is zero. That is एट नोड, किसी नोड पर साई स्क्वायर की वैल्यू आर थीटा फाई क्या हो जाएगी, जीरो। देखो कट तो दिया राइट साइड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नोड क्या होता है, नोट नहीं, अरे नोट ना लिख रहा हूं मैं कि नोट इंपॉर्टेंट, नोड NODE, अरे पागलो, node, it is the plane or the surface where the probability of finding electron is zero. That is at node psi square की वैल्यू जीरो हो जाती है, और जब psi square जीरो हो जाएगा तो psi भी जीरो करना ही होगा। कभी कभी क्वेश्चन इसी पॉइंट से सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, नोड भी फिर दो तरीके के हो गए, रेडियल नोड बेस्ड ऑन रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंगुलर नोड बेस्ड ऑन एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगली स्क्रीन पर चलते हैं, ये अलग था, नोट करना एक बार। नोड भी दो टाइप के होंगे, टाइप्स ऑफ नोड में रेडियल नोड, एंगुलर नोड। इनको डिफाइन ही कर लेते हैं। रेडियल नोड ये न्यूक्लियस से पास नहीं करते, ये एक स्फेरिकल शेल होता है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड और स्फेरिकल नोड। सो इट इज ए स्फेरिकल शेल बल्कि ऐसे लिख दो, इट इज बल्कि ऐसे लिखो, it occurs at a finite distance from nucleus and is a spherical shell in which probability of finding electron is zero. Probability of finding electron is zero. तो ये स्फेरिकल शेल के फॉर्म में होते हैं। स्फेरिकल शेल मतलब जैसे बलून होता है ना, नेग्लिजिबल थिकनेस का, सर्किल नहीं, स्फेरिकल शेल, स्फीयर के रूप में एक शेल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अच्छा, नंबर ऑफ रेडियल, ये इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूक्लियस से पास नहीं होते,
दे अकर एट द फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन एन ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो होते हैं n माइनस एल माइनस वन होते हैं। कितने? n माइनस एल माइनस वन, वेर n प्रिंसिपल एंड l एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हो गए। अच्छा, एंगुलर नोड, दे आर अ प्लेन सरफेस पासिंग थ्रू न्यूक्लियस where probability of finding electron is 0। मतलब इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाएंगे। ये वो प्लेन या सरफेस है जो न्यूक्लियस से पास होगा। पासिंग थ्रू न्यूक्लियस इज इंपॉर्टेंट, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा इनमें नोड में। और कितने होते हैं? नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। नोड्स इज इक्वल टू एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एंगुलर नोड, दे आर द प्लेन सरफेस पासिंग थ्रू न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये नोड्स होते हैं। इसका मतलब हमें नोड्स कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है किसी ऑर्बिटल के लिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लें, फाइंड। अच्छा, यहां से एक बात और कह सकते हो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एन ऑर्बिटल। इन एन ऑर्बिटल तो कितने बोलोगे? n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, तो n माइनस वन के बराबर। ठीक है ना? तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, ये इसको अलग कलर में डाल दो। इस टाइप से। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर निकाल दो किसी ऑर्बिटल में, तो रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड्स l, दोनों का सम n माइनस वन। तो फाइंड नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन फर्स्ट 4d, सेकेंड 3s ऑर्बिटल्स। अब ये इस तरह क्वेश्चन हो, बड़ा आसान से सवाल होते हैं, इनमें कोई खास बात नहीं होती। जैसे 4d है तो n की वैल्यू तो 4 हो गई और l की वैल्यू d ऑर्बिटल के लिए 2 हो गई। तो बताओ रेडियल नोड्स कितने? n माइनस एल माइनस वन, तो 4 माइनस एल 2 माइनस 1 1। और एंगुलर कितने? l के बराबर होते हैं और l की वैल्यू 2 है। दैट्स इट। ऐसे सेकंड पार्ट सॉल्व कर दो। 3s के लिए रेडियल नोड्स की संख्या कितनी? 3 माइनस एल, एल मतलब 0 माइनस 1, 2 हैं। और एंगुलर नोड तो होता ही नहीं, 0। क्यों? एल की वैल्यू 0 होती है एस ऑर्बिटल के लिए। तो कभी कभी इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे, यू शुड रिमेंबर। तो व्हाट इज नोड? अ प्लेन ऑन सरफेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। हो सकता है वो न्यूक्लियस से पास कर रहा हूं, एंगुलर नोड होंगे। हो सकता है न्यूक्लियस से पास ना करें, स्फेरिकल शेल के रूप में हों, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 हों। दैट इज रेडियल नोड और कॉल्ड स्फेरिकल नोड, एक ही बात होती है। अब यहीं पे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और नोड्स की बात करते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिखो पूरी बात, पहले नोट करो। शेप ऑफ SPD ऑर्बिटल्स। नहीं, F नहीं, F की शेप बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और हमारे जेई मेन, जेई एडवांस के सिलेबस में होते ही नहीं। तो SPD ऑर्बिटल्स, S ऑर्बिटल स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप
नॉन डायरेक्शनल होता है, यही एकमात्र ऑर्बिटल है विच इज नॉन डायरेक्शनल। इस टाइप से, जैसे ये एक्सिस कुछ डिफाइन कर दिया, ये रहा, ये हो गया एस ऑर्बिटल। स्फेरिकल शेप, ये न्यूक्लियस है। भाई न्यूक्लियस के अराउंड तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस होंगे, तो दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अराउंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं वो स्फेरिकल शेप में एस ऑर्बिटल होता है। 1s मतलब पहले शेल का एस ऑर्बिटल, 2s मतलब सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल, एंड सो ऑन। तो नॉन डायरेक्शनल होते हैं ये। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में ये डंबल शेप्ड होते हैं, शेप्ड। ईच ऑर्बिटल हैविंग टू लोब्स, दो लोब्स होते हैं इक्वल साइज के, डंबल शेप्ड होता है, एंड इट इज डायरेक्शनल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर डायरेक्शन में सेम नहीं है, यहां तो नॉन डायरेक्शनल है। इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अराउंड द न्यूक्लियस एट ए डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, हर डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सेम है, तो नॉन डायरेक्शनल हुआ। ये डायरेक्शनल है। कैसा? जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस में ले लिया, मान लो ये वाई एक्सिस है इस टाइप से, जैसे ये जेड एक्सिस है इस टाइप से, एक्स वाई जेड एक्सिस। अच्छा ये प्लस माइनस, दीज आर द साइन ऑफ द वेव फंक्शंस। वेव फंक्शंस ही तो ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये प्लस माइनस, और ये मान लो प्लस जेड एक्सिस ये है, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड, ये प्लस और ये माइनस। ये प्लस माइनस क्या है? एक तो ये समझो, ये जो प्लस और माइनस हैं आर साइन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन कौन? साई। साइन ऑफ द वेव फंक्शन है। हमने कहा था कि साई की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट्स। कहीं पॉजिटिव है तो कहीं नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, चार्ज नहीं है ये, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अरे नेगेटिव चार्ज चलो, इलेक्ट्रॉन मान लिया, पॉजिटिव कौन? क्या प्रोटॉन आके बैठे हैं क्या ऑर्बिटल में? ऑर्बिटल में तो आके केवल इलेक्ट्रॉन्स ही बैठेंगे। तो एक तरीके से ये प्लस माइनस साइन जो होते हैं, दे आर द साइन ऑफ द वेव फंक्शंस। और ये इस तरीके से। अब बात आती है एंगुलर नोड की। पी ऑर्बिटल में एंगुलर नोड कितने हैं? 1 एंगुलर नोड इन अ पी ऑर्बिटल, चाहे वो पी एक्स हो या पी वाई हो या पी जेड हो। 1 एंगुलर नोड, क्यों? एल की वैल्यू 1 है ना, और एंगुलर नोड कितने होते हैं? 1। तो एक एंगुलर नोड न्यूक्लियस से पास होना, ये रहा न्यूक्लियस। तो देखो ये रहा, ये वाला, ये प्लेन। सर ये तो स्ट्रेट लाइन है। अरे 2D में प्लेन भी तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना। तो ये जैसे ये ऑर्बिटल है स्फेरिकल, ये ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल है। ये गोले हैं, डंबल, एक्सरसाइज वाले डंबल होते हैं ना। तो डंबल जब हाथ में लेकर करते हो तो डंबल में दोनों तरफ वेट होता है और बीच में रॉड होती है हैंड से पकड़ने के लिए उसको, और वो डंबल्स होते हैं। तो डंबल भी तो स्फेरिकल टाइप के या ये नॉन स्फेरिकल लोब्स टाइप के हो गए। तो ये दो लोब्स दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं 2 लोब्स इक्वल साइज के। ये साइन ऑफ द वेव फंक्शन है। तो इसका मतलब 2 लोब्स न्यूक्लियस से पास हो रहे हैं। तो न्यूक्लियस से अगर मैं ऐसे काट दूं आरी से, आरी मतलब 100, हेक्सॉ से काट दूं तो दोनों पार्ट इक्वली बाइसेक्ट हो गए। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये जो शेप ऑफ द ऑर्बिटल है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, यही तो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के। यहाँ ना है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिल्कुल भी, यहाँ ना है, यहाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं। ये इसी रीजन ऑफ स्पेस में ऑर्बिटल का मतलब वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हाई। तो इसका मतलब इसे अगर न्यूक्लियस से काट दूं तो 2 टुकड़ों में बट गया, 2 लोब्स में टूट गया, और लोब्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कटी भी नहीं। तो ये जो प्लेन हुआ, तो ऑब्वियसली ये एक्स, ये वाई, और आपकी तरफ अंगूठा ये जेड है। तो इसका मतलब ये कौन सा प्लेन हो गया? नोडल प्लेन, वाई जेड प्लेन is angular node or nodal plane or angular node।
तो वाई जेड प्लेन एंगुलर नोड है, तो इसका मतलब ये तो हो गया पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल। तो बताओ यहाँ कौन सा प्लेन? ये वाला प्लेन। दो लोब सुरे, लोब नहीं कटना चाहिए, ऐसे प्लेन से पास करवाओ। एंगुलर नोड की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर नोड ये यहाँ से कट मारेगा तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये कौन सा? वाई एक्सिस ये है, तो एक्स जेड, एक्स जेड एंगुलर नोड। सिमिलरली यहाँ पर कौन सा वाला प्लेन? ऐसे वाला प्लेन। तो वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन इज एंगुलर नोड। आ गई बात समझ में? तो प्लस माइनस आर व्हाट? साइन ऑफ द वेव फंक्शन। नोट करेंगे पूरी बात। अब डी ऑर्बिटल्स पे आते हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। डू इट। डी ऑर्बिटल्स पर आओ। डी ऑर्बिटल 5 तरीके के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये जो 4 ऑर्बिटल होते हैं ये वाले, ये डबल डम्बल शेप्ड हैं। डबल डम्बल शेप्ड। और ये जो डी जेड स्क्वायर है, दिस इज डोनट शेप्ड। डोनट कैसा? वो गोल होता है ना डोनट, डंकिन डोनट। यहाँ जयपुर में तो बंद हो गया, अब चला ना होगा, इतनी महंगी देते हैं यार। मैं एक बार गया था डंकिन डोनट पे, बंद हो गया, 2-3 साल हो गए शायद। इतना महंगा रखोगे तो बाजा बजेगा ही, बज गया बाजा। अब ये कॉफ़ी, एक बार कोई दूर से कोई मित्र मिलने आए पुराने, अब कोई बहुत पुराना मित्र कई साल बाद मिल रहा हो, तो हम भी सोचते हैं यार अच्छी जगह बिठाएं उसको, अच्छी जगह से बात करें। मैं तो खैर चाय पीता हूँ, बट ऐसे मौके पे कॉफ़ी भी पी लेता हूँ। तो गए डंकिन डोनट पे, डोनट्स भी ऑर्डर किए भाई। तो वो बहुत वैरायटी के डोनट्स थे। गोल जैसे वड़ा होता है ना, वो सांभर वड़ा वाला वड़ा जैसे गोल होता है, बीच में होल होता है, तो वो डंकिन डोनट था। डोनट्स वही होता है। तो डोनट था, खाया हमने, मीठा मीठा सा कुछ था। कॉफ़ी पी, कॉफ़ी भी कुछ 190 रुपये टाइप से एक कॉफ़ी थी। तो वो हमने कुछ खाया, पेट तो भर गया हमारा, बट वो बिल हमारा जो है वो करीब 600-700 रुपये का आ गया। तो 600-700 रुपये में तो यार एक मील का खर्चा जो है 40-50 रुपये से ज़्यादा का नहीं होता, अगर प्रॉपर मील किसी मैस में जाके खाओ। कोटा वोटा में आप कभी मैस कल्चर बहुत बढ़िया है वहाँ। तो जैसे कोटा में किसी मैस में खाना खाने जाओ तो 50-60 रुपये में वो अच्छा खाना खिला देते हैं आपको। दाल चावल रोटी सलाद सब्जी, छाछ वगैरह भी दे देंगे स्पेशल। कोई स्पेशल डे होता है तो आइसक्रीम भी खिला देंगे। 600 रुपये, 600 मतलब एक आदमी का चलो 300 रुपये, और ये 50-60 रुपये में भोजन। ये ज़्यादा हेल्दी है, ये पौष्टिक है, ये न्यूट्रिशियस फूड है जो थाली खा रहे हो आप 50-60 रुपये वाली। और वो डंकिन डोनट्स में जो डोनट होगा उसमें मीठा मीठा है, तो लॉट ऑफ शुगर, लॉट ऑफ सॉल्ट दे कीप इन प्रोसेस्ड फूड। खैर उसकी जगह की वैल्यू है, किराया विराया भी देना पड़ता होगा उसको। खैर जैसे ये तो अलग चीज़ है, मैं तो अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मतलब जिसे खाना खाओ यार, उसमें तो क्या है। तो डबल डम्बल शेप्ड है, ये डोनट शेप्ड है। कैसे हैं हम बात करेंगे। एंड ऑल आर डायरेक्शनल, ऑल डी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। ये सभी डायरेक्शनल, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन तीनों को बोलते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस के बीच में लाई करती है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जबकि जो
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, कॉल्ड एक्सियल ऑर्बिटल्स एज their maximum electron density lies lies along the axis. ये शब्द याद रखना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तीन ऑर्बिटल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द एक्सिस, और यहाँ एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस, एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन ईच डी ऑर्बिटल एल, और एल की वैल्यू कितनी, दो एंगुलर नोड होते हैं, प्लेन के रूप में भी हो सकते हैं, सरफेस के रूप में भी हो सकते हैं। ये कुछ फीचर्स थे, ये कुछ पॉइंट्स थे, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यू शुड रिमेंबर। चलो इनकी शेप देखते हैं, लेट अस सी द शेप। तो शेप में जैसे इस तरीके से बना सकते हैं, x और ये y, तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द एक्सेस, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस चार्जेस नहीं है, साइन ऑफ द वेव फंक्शन है, y z, इस टाइप से। एक्स जेड, तो ये ऑर्बिटल हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अच्छा, दो ऑर्बिटल और कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार लोब्स हैं इसमें, और ये डबल शेप्ड है, मान लो ये एक्स और ये वाई, तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें जो साइन ऑफ द वेव फंक्शंस हैं वो इस तरीके से प्लस प्लस माइनस माइनस, इस टाइप से। और ये ध्यान से देखना, डी जेड स्क्वायर आ रहा है, डोनट शेप्ड। डोनट कैसा, ऐसे दो तो लोब होते हैं, ये रहे, और एक डोनट होता है, ये रहा। ये प्लस प्लस और यहां माइनस होता है। ये कलर थोड़ा सा वैसा कर देते हैं, जैसे इस टाइप से, ये रहा। ये जो गोल है, ये रिंग जो है, यही तो डोनट है। वड़ा, सांभर वाला वड़ा, इडली वड़ा, इडली अलग चीज, वड़ा अलग, तो ये वही तो है। और ये दो लोब्स हैं, तो इट कंसिस्ट हो, तो ये डी जेड स्क्वायर हो गया, ये जेड एक्सिस। ये है डोनट शेप्ड, डोनट शेप्ड। ये डोनट शेप्ड ऑर्बिटल है। लोब्स, दो लोब्स होते हैं और एक रिंग होती है। एंगुलर नोड दो होते हैं, तो एंगुलर नोड, ये जो चार ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें एंगुलर नोड न्यूक्लियस से तो सारे पास करेंगे, एंगुलर नोड तो हमेशा न्यूक्लियस से पास करेगा ही, बट प्लेन के रूप में होते हैं। कहाँ प्लेन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये कट नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियस से पास होनी चाहिए वो प्लेन्स या सरफेस। तो एक तो यही हो गया, ये एक्स वाई है, तो जेड एक्सिस ये रही अंगूठे की तरफ, देखो अंगूठा आपकी तरफ, आपकी तरफ, तो वाई जेड प्लेन, वाई जेड से काट दो, दो लोब इधर, दो लोब इधर। एक्स जेड प्लेन से काट दो, आरी से लिया, खच 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 काट दिया, दो ऊपर दो नीचे, तो एक तरीके से ये वाई जेड और एक्स जेड नोडल प्लेन्स हैं। तो एक्स जेड एंड वाई जेड एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन्स। तो ये एंगुलर नोड्स एंड नोडल प्लेन्स हैं, एक्स जेड एंड वाई जेड। अच्छा, डी एक्स वाई में कौन से होंगे, एक्स एक्सिस इधर की तरफ होगी, आपकी तरफ, अब तो एक्स वाई एंड एक्स जेड एंगुलर नोड्स। अच्छा, यहां एक्स जेड डी जेड एक्स ऑर्बिटल में वाई एक्सिस अब आपकी तरफ है, तो एक्स वाई
वाई जेड। एंगुलर नोड्स हो गए। तो एक बार चेक कर लो, एक्स जेड वाई जेड, एक्स वाई एक्स जेड, एक्स वाई वाई जेड, ये रहे। अच्छा इधर आओ, नहीं अलोंग द एक्सिस नहीं होंगे, एक्सिस के अलोंग तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, एक्सियल ऑर्बिटल हैं, तो कहाँ होंगे? ऐसे काटो, ऐसे 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर कट मारो, तो दो लोब इधर दो लोब इधर, ऐसे भी मार दो, 135 डिग्री पर कट मार दो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दो लोब इधर दो लोब इधर, तो ये हैं वो, मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं। ये रहे, ये क्या है? ये सर ये तो स्ट्रेट लाइन है। अरे 2D में तो स्ट्रेट लाइन दिखेगी, प्लेन है ये रहा, एक्स वाई है तो जेड एक्सिस आपकी तरफ है, तो ये रहा, ये 45 डिग्री पर अलॉन्ग विद जेड एक्सिस, तो ये दोनों जो हैं वो एंगुलर नोड्स हैं, टू एंगुलर नोड्स। at 45 degree and 135 degree from positive x-axis। पॉजिटिव एक्सिस से ये कलर अच्छा दिखता है क्या? मुझे तो थोड़ा कम पसंद आता है, पर फिर भी चलो ठीक है, बट वही पुराना वाला कर लेते हैं। नहीं चलो मुझे वहाँ भी बताना है। तो टू एंगुलर नोड्स 45 डिग्री पर, 135 डिग्री पर, ये 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और 135 डिग्री ये हैं विद जेड एक्सिस, ये नोड हैं, प्लेन्स हैं, ये दोनों प्लेनर फॉर्म में, टू एंगुलर नोड्स नोडल प्लेन्स। अब यहाँ आओ, यहाँ नोडल प्लेन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई प्लेन बनाने की कोशिश करोगे तो ये जो डोनट है, ये रिंग है, रिंग कट जाएगी, और कुछ लोगे तो लोब कट जाएंगे, तो लोब भी ना कटे रिंग भी ना कटे, तो ये कैसा? ऐसा, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से होते हैं। कोनिकल सरफेसेस आर एंगुलर नोड्स, ये हैं एंगुलर नोड्स, तो टू कोनिकल सरफेसेस। देखो ये जैसे दो लोब हैं, ऐसे देखो, और इमेजिन करो उनके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में रिंग है, डोनट जिसे बोल रहे हैं, बड़ा सांभर बड़ा वाला बड़ा खाने का, तो कोई भी एक्सिस से कट करोगे तो वो तो रिंग को काट देगी, बड़ा को काट देगी, बड़ा मतलब डोनट। तो फिर क्या, न्यूक्लियस से कोनिकल सरफेस निकालो, तो इस बार प्लेन नहीं है, कोनिकल सरफेस है, तो टू कोनिकल surface passing through nucleus, two conical surfaces are two angular nodes। इन्हें इस बार प्लेन नहीं बोलेंगे, प्लेन तो वो ऐसा वाला हो गया जो एक प्लेनर हो, वो प्लेन। तो टू एंगुलर सरफेसेस आर कोनिकल नोड्स, दिखला दिया हमने, टू एंगुलर नोड्स हैं, ये दो एंगुलर नोड्स हैं, होने ही हैं डी ऑर्बिटल में, हर एक डी ऑर्बिटल में तो होंगे। अच्छा रिंग साइन याद रखना, साइन ऑफ द वेव फंक्शन, इनका काम, इनका यूज़ आएगा जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो, तो केमिकल बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं, तो सेम साइन के वेव फंक्शंस आपस में कंबाइन करते हैं, तो दे गिव द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इंक्रीज विद द न्यूक्लियस। you will study, you are going to study in chemical bonding। तो साइन ऑफ द वेव फंक्शंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, दोनों लोब्स पॉजिटिव हैं और रिंग इज नेगेटिव, साइन ऑफ द वेव फंक्शन। करिए नोट, ये हो गए सारी बात। तो रेडियल नोट्स कहाँ कहाँ हैं, क्या कैसे कैसे हैं, ये भी थोड़ा कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट। उसके बाद अब बात करेंगे हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़ लिया था, रेडियल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करें वो हम यहाँ पर सीखेंगे। लिखो पहले, अब देखो जैसे हमने एक बात कही थी, मैं वापस आता हूँ, जैसे हमने ये कहा था कि साई आर्क थीटा फाई, ये सब रिपीटिशन भी है, बट ठीक है, रिपीटिशन से चीज़ें समझ में तो आती हैं। साई आर का स्क्वायर इंटू साई थीटा फाई का स्क्वायर। दोबारा लिख रहा हूँ, क्या था ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था। ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी,
ये है एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस पर यूनिट वॉल्यूम। ये साई आर स्क्वायर है। अब मुझसे कोई कहे कि मैं मान लो ये एक शेल ले लिया मैंने, ये न्यूक्लियस है मान लो, सुनो, अरे लिखना बंद करो, सुनो, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड एक शेल ले लिया ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, दिस वन। ये आर डिस्टेंस पर एक शेल ले लिया, स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस dr। dr थिकनेस का एक शेल है, तो ये एक शेल लिया अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, तो शेल, स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस dr at a radial distance न्यूक्लियस से रेडियल डिस्टेंस r पर एक स्फेरिकल शेल ले लिया ऑफ थिकनेस r। अब सुनो, ध्यान दो, साई r इज द फंक्शन ऑफ r, साई r इज द फंक्शन ऑफ r, साई थीटा फाई इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। तो इसका मतलब मुझे अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी हो इस पॉइंट पर, यहां पर r डिस्टेंस पर, तो मैं क्या बोलूंगा, साई r स्क्वायर आ गया, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ गई। बट मुझे इस पर्टिकुलर शेल के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है इन दिस शेल, तो इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए शेल ऑफ थिकनेस dr at a radial distance r is equal to, क्या बोल रहे हैं, सुनो, ये अलग चीज थी। हम कह रहे हैं कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो ये रही पर यूनिट वॉल्यूम, बट मुझे इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कितने हैं, ये न्यूक्लियस है, ध्यान देना। दिस इज न्यूक्लियस। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ शेल ऑफ द थिकनेस dr एट ए रेडियल डिस्टेंस r, वो किसके बराबर होगा भाई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई r स्क्वायर। ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ शेल। और वॉल्यूम ऑफ शेल कितना होगा, वी कैन कैलकुलेट, स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम है, तो कैसे, साई r स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ द शेल किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द आउटर शेल, मतलब 4/3 पाई r प्लस dr³ माइनस 4/3 पाई r³। यही तो बोलोगे। शेल का वॉल्यूम निकालना हो तो आउटर स्फीयर का वॉल्यूम माइनस इनर स्फीयर का वॉल्यूम। अरे बलून का थिकनेस, मान लो बलून की dr है और कोई कहे कि dr थिकनेस के शेल जो बलून बना रहा है, बलून का वॉल्यूम कितना है, बलून का ओवरऑल वॉल्यूम नहीं, बलून थिकनेस का जो कितना वॉल्यूम घेर रहा है, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो शेल का वॉल्यूम आ जाएगा। और जब इसे सॉल्व करते हैं तो साई r स्क्वायर इंटू, जरा देखना, 4/3 तो पाई कॉमन हो गया, और ले लोगे तो क्या होता, r³ प्लस dr³ प्लस 3r dr स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर dr माइनस पाई r³। पाई r³ से पाई r³ नहीं, पाई तो हट गया था, r³ से r³ कैंसिल हो गया, और साथ ही साथ dr तो बहुत छोटा है, dr³ dr स्क्वायर टर्म्स इग्नोर्ड। जब इनको इग्नोर करेंगे तो dr³ और ये dr स्क्वायर वाले टर्म उड़ गए, तो फिर ये अगर ध्यान से देखो तो क्या आ गया, ये ऐसा आ गया, इज इक्वल टू साई r स्क्वायर तो था ही,
इंटू 4/3 पाई इंटू क्या बचा, ये उड़ा दिया आपने, ये उड़ा दिया, इग्नोर कर दिया, 3r² यार, 3 से 3 भी कैंसिल, तो 4 पाई r² साई r² इंटू dr। ये आ गया क्या, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। एंड दिस dr तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, मतलब एक पर्टिकुलर थिकनेस में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बट वेरिएबल तो ये है ना, साई r इज द फंक्शन ऑफ r² आ रहा है, 4 पाई भी साथ में ले लो तो 4 पाई r² साई r² इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये याद रखना है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन थोड़ा कम समझ में आता है, एक दो बार पढ़ोगे धीरे धीरे चीज़ याद हो जाती हैं, और क्वेश्चन कैसा आएगा फिर सॉल्व करना तो चीज़ें बिकम्स कंफर्टेबल, सब चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। पहले यहाँ तक की बात लिखी हो, एक बार लिखना। यहां से जो ये आया तो क्या था वो, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए शेल ऑफ थिकनेस dr एट ए रेडियल डिस्टेंस r। कितना आया था, 4 पाई r² साई r² इंटू dr। This term is called radial distribution function. Radial probability distribution function। ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और सिंपली शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और इट इज कॉल्ड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसका मतलब अब हमारे पास तीन चीजें आ गई। क्या, हमें ग्राफ बनाने होते हैं साई आर वर्सेस आर के, ग्राफ बनाने होते हैं साई r² वर्सेस आर के, ग्राफ बनाने होते हैं 4 पाई r² साई r² वर्सेस आर के। ये ग्राफ बनाने होते हैं हमें, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये जेई ने पूछे हुए हैं, जेई मेन में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में था शायद, और दो जेई एडवांस में तो पूरा एक मैच द कॉलम पूछा हुआ है। बड़ा बड़ा आड़ू फाड़ू टाइप का सवाल था वो जेई एडवांस्ड में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। हम तो खैर बहुत शुरू से पढ़ा रहे हैं इसको, 2003-04 से ही जब से हमने पढ़ाना शुरू किया है तब से ही बच्चों को डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर 11वीं क्लास की देखो तो उसमें काफ़ी कुछ लिखा है। पूरी एनसीईआरटी वाले पूरी बात कहाँ लिखते हैं, वो तो लिख कर छोड़ देते हैं, अब तुम्हारा काम तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, समझते रहो। एनसीईआरटी की लैंग्वेज आसान ना है, जब तो बच्चों को कई बार जो बच्चे जेई वही नहीं जेई की बच्चे तैयारी करते हैं तो वो तो समझ लेते हैं, मतलब उनका वो थोड़ा सा मेहनती भी होते हैं, आईक्यू लेवल भी थोड़ा अलग लेवल पे होता है जो बच्चे तैयारी करते हैं जेई की, जेई मेन, जेई एडवांस्ड की। पर जो बच्चे केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहे होते हैं कि भाई साइंस से पढ़ूंगा, बीएससी करूंगा, एमएससी करूंगा, टीचर बनना है, या मान लो वो सब भी, तो कई बार बच्चे एवरेज पढ़ाई करते हैं, उनको कई बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हो तुम, तो वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं तो वो कई बार सपोर्ट बुक खरीदते हैं, कुछ कुछ मार्केट में अवेलेबल होती हैं इजी लैंग्वेज में लिखने वाली बुक, या फिर टीचर्स का ट्यूशन लगाते हैं कि रसायन विज्ञान का ट्यूशन लगा लें, भौतिकी का ट्यूशन लगा लें, गणित का ट्यूशन लगा लें, हिंदी में, मैं तो हिंदी में पढ़ाऊँ ना, केमिस्ट्री का ट्यूशन लगा लिया तो गुरुजी बताएंगे, सर बताएंगे ऐसे ऐसे पढ़ो, इसका ऐसे लिखना है, इसको रट के ऐसे लिख कर आना। बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज इज़ नॉट दैट ईजी। 2005 या उससे पहले की जो एनसीईआरटी थी, 2005 के बाद 2006 में शायद इन्होंने नया एडिशन आया था एनसीईआरटी का, अभी तक वही चल रहा है पिछले 15-16 सालों से। तो वो तो और भी माशाअल्लाह तो ज़बरदस्त हैवी वाली एनसीईआरटी थी, और उसमें से क्वेश्चन जेई पूछता भी था ज़्यादा। तो ऐसा नहीं कि चलो चलो भाई ढूंढो कहाँ है वो पुरानी वाली एनसीईआरटी, उसमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ना ऐसा नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं ना यार सब कुछ, इससे बाहर कहाँ जाएगा, इससे बच के कहाँ जाएगा, समझ गए? अरे तुमसे बच के कहाँ जाएगा सवाल, बस पढ़ लो तुम तो, बाकी तो क्या।
psi r वर्सेस r, psi r स्क्वायर वर्सेस r एंड 4 pi r स्क्वायर psi r स्क्वायर वर्सेस r। psi r मतलब रेडियल वेव फंक्शन, psi r स्क्वायर मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, 4 pi r स्क्वायर psi r स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये शब्द याद रखना, psi r रेडियल वेव फंक्शन, psi r स्क्वायर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी नहीं है ये, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। एंड 4 pi r स्क्वायर psi r स्क्वायर, ये है एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, बट dr से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये टर्म याद रखने हैं। अब बात आती है कि किसी ऑर्बिटल के लिए psi r का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। वो जनरल एक्सप्रेशन समझ में आ जाए तो बस जिंदगी बड़ी आसान है इसमें QMM में। अगली स्क्रीन पे लिखेंगे, लिखिए जरा पूरी बात। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन फॉर वेरियस ऑर्बिटल्स। वेरियस ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल वेव फंक्शन का जनरल एक्सप्रेशन क्या है? तो psi r इन जनरल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, सुनना कम कांस्टेंट k, r की पावर, r मतलब रेडियल डिस्टेंस की पावर l, वेयर l इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर which is equal to the angular nodes, and a polynomial multiplied by a polynomial of degree n minus l minus 1. n minus l minus 1 is nothing but number of radial nodes into e की पावर माइनस r अपॉन k डैश। ये है एक्सप्रेशन। l एजीमुथल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, सॉरी एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स और एजीमुथल क्वांटम नंबर n minus l minus 1 number of radial nodes। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ठीक है। ये है फंक्शन। जैसे अब मान लो कोई अगर 1s के लिए लिखना चाहे, 1s के लिए कैसे लिखोगे? तो psi r फॉर 1s, मैं एक मॉडल लिख के बता रहा हूँ, जैसे k और l की वैल्यू तो 0 है, l की वैल्यू 0 है तो r की पावर 0, r की पावर 0 तो आएगा ही नहीं टर्म यहाँ। और यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री अब n है 1 माइनस 0 माइनस 1, तो पॉलिनोमियल भी नहीं आएगा, नो पॉलिनोमियल भी नहीं आया, इनटू e की पावर माइनस r अपॉन k डैश। अच्छा 2s के लिए अगर लिखना हो मुझे तो लिख सकते हो, कैसे? 2s के लिए psi r कैसे लिखोगे? सम k r की पावर l, r की पावर l मतलब l तो 0 है तो r की पावर 0 1, तो वो तो हट गया। यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री आ जाएगा, तो सम k माइनस k डैश माइनस r e की पावर माइनस r अपॉन k डबल डैश कर दो, वो तो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब k मतलब k डैश सब कांस्टेंट हैं। k डैश k डबल डैश k ट्रिपल डैश सब क्या हैं? कांस्टेंट्स। यूनिवर्सल कांस्टेंट्स होते हैं, उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट h आ गया होगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइप की चीज़ें आ गई होंगी। तो ये सब तो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं, आ गए इसमें। और मान लो 3s के लिए बात कर रहे हैं तो psi r, सर ये पूछते हैं क्या ऐसे ग्राफ? ना हम तो ग्राफ पूछते हैं, ये इक्वेशन ना पूछते हैं, बट फिर भी इक्वेशन बनाना हो तो कौन सी बड़ी बात है कि अब पॉलिनोमियल लेना है, 2 रेडियल नोड्स आएंगे n माइनस l माइनस 1, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 और 1 घटाओगे तो 2 रेडियल नोड्स हैं। 2 रेडियल नोड्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री मतलब k डैश माइनस सम
के डबल डैश आर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा ई की पावर माइनस आर अपॉन के ट्रिपल डैश, इस टाइप से। सर आपने ऐसे करके कैसे लिखा? मतलब हमें दोनों आर की जो दोनों वैल्यू आएंगी, दो जो वैल्यूज आएंगी आर की रेडियल नोड्स जहाँ पर होंगे, ऑब्वियसली आर की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए और रियल वैल्यू चाहिए। तो आर की पॉजिटिव और रियल वैल्यूज़ के लिए एक्सप्रेशन ऐसा लिखते हैं, प्लस लगाओगे तो के डैश की वैल्यू कुछ नेगेटिव हो जाएगी, तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाएगा। वो कोई बात नहीं है, मतलब ये दो रेडियल नोड्स आएंगे। दिस इंडिकेट्स, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो पॉलिनोमियल आ रहा है ये बताता है कि इसके कितने रूट्स होंगे, वो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हैं। तो 2 रेडियल नोड्स। अच्छा और सुनो, कोई कहे कि सर जरा मुझे 2p के लिए बताओ, 1p तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2p के लिए तो क्या बोलोगे? साई आर 2p। देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कितना आसान है। साई आर 2p, 2p मतलब k। अच्छा p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो इस बार एक एंगुलर नोड होगा, तो r की बार 1 तो क्या लिखे, मतलब k r भी आ गया। और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं 2p में? 2 -1 -1, 0 रेडियल नोड हैं, तो एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं। एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं, रेडियल नोड्स 0 है, मतलब वो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन नहीं आएगा। ई की पावर माइनस आर अपॉन के डैश, बस ये एक्सप्रेशन हो गया। मुझे कोई कहे कि सर 3D के लिए बतला दो, तो साई आर 3D के लिए बोलो, क्या बोलोगे? के। अब L की वैल्यू 2 होती है, ध्यान से पढ़ना, कॉपी पर लिख लिख के पढ़ना, खुद दिमाग लगा करके। L की वैल्यू 2 होती है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर। और 3D में कोई रेडियल नोड नहीं होगा, क्यों? n - l - 1। 3D में 3 - 2 - 1 0 रेडियल नोड, इसका मतलब रेडियल नोड 0 है, तो ये पॉलिनोमियल वाला टर्म ही नहीं आएगा। टर्म ही नहीं आया तो बाकी तो ई की पावर माइनस आर अपॉन के डैश। अच्छा ये जैसे ये के डैश और ये के डैश नीड नॉट बी इक्वल। अरे ये तो कांस्टेंट है, सिंबॉलिक है, हमें तो ग्राफ बनाने हैं। ये के डैश और ये के डैश नीड नॉट बी इक्वल। और जरा मान लो कोई 4D कहे, कोई चलो 4D कहे, तो साई आर मुझसे कोई 4D का कहे तो मैं बना लूँगा, मुझे कोई बहुत बड़ी टेंशन ना है, मैं तो सीख गया। कैसे सीख गया? सम के आर की पावर एल की वैल्यू तो 2 होती है, तो स्क्वायर वाला टर्म तो आएगा ही। और चूंकि इस बार 4D है तो रेडियल नोड्स 1 आएगा, तो एक पॉलिनोमियल बनेगा ऑफ द फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री का मतलब सम के माइनस आर डैश के डैश माइनस आर ई की पावर माइनस आर अपॉन के डबल डैश। इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। मतलब एक रेडियल नोड है, एक बार ये पूरा फंक्शन 0 जरूर होगा। आर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी के डैश के बराबर, जहां पर साई आर बिकम्स 0। ग्राफ कैसे बनाएंगे ये सब भी हम देखेंगे। ग्राफ में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा समय लगता है। मतलब ये जो क्लासेस हम पढ़ा रहे हैं इनमें थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना चाहिए चीज़ों को। आ गई बात समझ में? तो चलो बच्चों, आज बस यही स्टॉप करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।